हमारे गांव में तो वही पढ़ा जो तैर पाया। जो तैरना सीखना जो है, मुझे लगता है कि जीवन की पहली शिक्षा वही है। 2022-23 से हम नई शिक्षा नीति को लाने जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन कही कि भारत का ज्ञान भारत की भाषाओं में छिपा हुआ है। एक भारतीय भाषायाम उत्सवम सुब्रमण्यम भारती, जो हमारे तमिल के कवि हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर 11 दिसंबर को एक यह उत्सव होगा। यहाँ हिंद महासागर से लेकर के हिमालय तक और कच्छ से लेकर के अरुणाचल तक लगभग हर स्टेट के लड़के हैं। विश्वविद्यालय, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी रहें और हम पूरे बिहार में एक शैक्षिक क्रांति लाएं और नई जो शिक्षा नीति है, जिस अपेक्षा भाव से लाई गई है, उन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरें और छात्र की जो शैक्षिक, पारिवारिक जो भी समस्याएं और चुनौतियां हैं, उनको दूर करने के लिए उनसे जुड़ करके हम उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक देश एक टैरिफ रेट है, तो एक देश एक परीक्षा क्यों नहीं? अभी तो अब लग रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है, वह असली इस परीक्षा के माध्यम से कार्य रूप ले रही है। जीवन में कभी भी कुछ सोच करके कुछ बनने की अपेक्षा से कुछ काम ना करें कि हमको ये बनना है। हमको कुछ बनना है, इसलिए हमको पढ़ना है, यह सोच करके ना काम करें। हमको कुछ करना है, हमको कुछ करना है, तो आप करते करते कुछ बन जाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजीत कुमार आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसे बिहार का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, जिसने राज्य में नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में अपनी एक पहचान बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का। और आज हमारे बीच हैं बुद्धिमत्ता एवं विद्वता के अथाह सागर, कुशल प्रशासक एवं एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सुजीत जी। सर, अपने शुरुआती शैक्षणिक जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जहाँ तक शुरुआती शैक्षणिक जीवन की बात है, बहुत सोच समझ करके कि मुझे जीवन में ये कुछ बनना है, यह समझ करके हमने कभी कोई काम नहीं किया। हाँ, क्योंकि गांव के परिवेश में मैं पैदा हुआ, गांव के परिवेश में ही पला और बढ़ा और ग्रामीण परिवेश में स्थित विद्यालय में ही हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई, जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा हुई, हाई स्कूल की शिक्षा हुई। तो ग्रामीण परिवेश का और ग्रामीण क्रियाकलापों का पूरा मेरे ऊपर छाप था और प्रकृति के साथ जुड़ाव, प्रकृति के साथ सामंजस्य, यह हमने ग्रामीण परिवार से सीखा है। जीवन कठिन था। मेरा गांव तो दो नदियों के बीच में था और बरसात के दिनों में पूरा गांव मेरा मैरून बन जाता था, चारों ओर से पानी से घिर जाता था। वैसी स्थिति में जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी कैसे कैसे पढ़ा होगा, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। हमारे गांव में तो वही पढ़ा जो तैर पाया। जो तैरना सीखना जो है, मुझे लगता है कि जीवन की पहली शिक्षा वही है। वह शिक्षा जो मुझे तैरना सिखाए, वही शिक्षा है। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण परिवेश का जो शैक्षिक परिवेश मेरा रहा,
जो मेरी शिक्षा की व्यवस्था रही, उसने मुझे कठोर बनाया और प्रकृति के साथ तालमेल करने के लिए उपयुक्त बनाया। और अभी भी मैं प्रकृति के साथ तालमेल स्थापित करके चलता हूँ। बहुत कृत्रिम वातावरण में मैं नहीं रहता हूँ। सर, शायद प्रकृति से प्रेम ने ही आपको भूगोल विषय की तरफ भी धकेला होगा और तभी आपने भूगोल विषय को चुना। तो उससे तो सर हम सब वाकिफ़ हैं कि भूगोल विषय में आपकी विद्वता से, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि कब ये लगा कि आपको ये विषय पढ़ना चाहिए, इसी विषय में अपना करियर बनाना चाहिए? देखिए, मेरे मन में पहले से ही जिज्ञासा रहती थी, कहाँ क्या है, कहाँ क्यों कैसे क्या है, यह भूगोल का पहला सवाल होता है। और जब भी कभी ऊंचे स्थान पर मैं होता था, छत पर या उससे भी ऊंचे स्थान पर, तो और क्षितिज को जब दिखता था मैं, तो ये मन में जिज्ञासा होती थी कि उसके पार क्या हो सकता है। और इस जिज्ञासा ने मुझे भूगोल के प्रति आकर्षित किया। और मुझे लगता है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो धरातल से जुड़ा हुआ विषय है और हर व्यक्ति को भूगोल का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि भूगोल समय और स्थान का अध्ययन करता है। जीवन में हर व्यक्ति को समय और स्थान का ज्ञान होना चाहिए। किस स्थान पर है, कौन सा समय है, और स्थान और समय को देखते हुए, उसकी गुरुता को समझते हुए अपने कार्यों को संपादित करना, प्रतिक्रिया देना, यही तो जीवन में आदर्श है। तो जिसने स्थान और समय को सीख लिया, जिसने स्थान और समय के साथ सामंजस्य सीख लिया, जिसने स्थान और समय के साथ एक अपना आचरण करना सीख लिया, वह सफल पुरुष है। तो मुझे लगता है कि भूगोल ने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया है। मैंने भूगोल की डिसिप्लिन को जिया है। जी सर, और आपने भूगोल में 1.5 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी और आपकी आने वाली किताब ज्योग्राफी एंड इंडिया यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, यह भी आगामी सालों में आने वाली है। तो यह इसकी क्या कल्पना है सर, इसकी क्या रूपरेखा है, इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप? देखिए, मैंने भारत का भूगोल तो लिखा था, लेकिन वह समसामयिक है। मेरे मन में ये बार बार आता है कि भारत का अतीत तो भव्य रहा है, वर्तमान निर्माण का रहा है, और भविष्य जो है बहुत ही सुनहरा है। तो हमारा अतीत कैसा था, हमारी भव्यता क्या थी, चाहे प्राकृतिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, उसको रेखांकित करना नंबर 1। और वर्तमान समय में क्या हमारी समस्याएं हैं, क्या हमारी चुनौतियां हैं, उनको स्थानीय परिप्रेक्ष्य में रेखांकित करना नंबर 2। और नंबर 3 कि आगे चल कर के हम इस स्थान और समय और 21वीं शताब्दी को चुनौती देखते हुए भारत का स्वरूप क्या होगा, किस रूप में यह दुनिया में क्रमांक 1 पर हो सकता है, यह इस पुस्तक की थीम है। पुस्तक कुछ अंश लिखा है हमने, लेकिन समय कम पड़ जा रहा है। लेकिन मुझे इसके पूरा करना मेरा एक सपना है कि भारत का भूगोल अतीत, वर्तमान एवं भविष्य। तो सर, इतने प्रशासनिक दायित्वों के साथ आप किताब लिख रहे हैं सर, इसके लिए आपका सर साधुवाद और हमारी तरफ से आपको शुभेच्छा कि आप इस किताब को जल्द ख़त्म करें। अब सर, हम आपके प्रशासनिक दायित्वों के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर करीब 1 साल से इस दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर हैं। आने वाले समय में आप विश्वविद्यालय के लिए क्या योजनाएं
आपके मन में है और क्या देखते हैं विश्वविद्यालय का स्वरूप? देखिए, विश्वविद्यालय की स्थापना इस बात को लेकर के होती है कि वहाँ ज्ञान का सृजन हो, ज्ञान का विकास हो और उस ज्ञान का उपयोग समाज हित में और राष्ट्र हित में हो। विश्वविद्यालय का स्थापना इस बात के लिए होती है कि वहाँ देश के आवश्यकता के अनुरूप युवकों को आदर्श नागरिक के रूप में तैयार किए जा सके। तो ये दोनों हमारी प्राथमिकताएं हैं। यह विश्वविद्यालय स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों को ला सके, कैंपस जो है हमारा कम्युनिटी से जुड़ सके और जो समाज की जो चुनौतियां हैं, जो समाज की जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन पर हम सलूशन दे सकें, हमारा विश्वविद्यालय उसका समाधान दे सके। हम सारे अपने फैकल्टीज़ को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसलिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की रचना, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन और नई शिक्षा नीति के अनुरूप ढांचे में शिक्षा को ढालना, इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि नई शिक्षा नीति को कार्यरूप देने के लिए हमने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। उस टास्क फोर्स ने अपना फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय की अध्ययन समितियों, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग चल रही है और हम इसी सत्र से 2022-23 से हम नई शिक्षा नीति को लाने जा रहे हैं, उसको प्रयोग में लाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक वर्ष के अंदर यह एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक चैलेंज था। होगी 29 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री जी ने इस पर अपना प्रबंधन दिया था। वह 1 साल पूरे हो रहे हैं और उसकी 1 साल की पूर्णता पर हम दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को क्रियान्वित कर सकें, यह हमारे लिए एक उपलब्धि है। सर, जैसा कि आपने कहा कैंपस टू कम्युनिटी, मुझे लगता है कि यह विचार ही शायद विश्वविद्यालय की सही भूमिका को निश्चित करेगा और मुझे लगता है कि इस देश का हर विश्वविद्यालय आपके इस विचार को अपनाए और कैंपस कैसे आसपास की कम्युनिटी के लिए काम कर सके। यह सर बहुत हार्दिक बधाई सर, इस तरह के चीज़ों को अपने विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए। अगला सवाल मेरा एनईपी से ही है सर। जैसा कि आपने कहा कि विश्वविद्यालय में एनईपी 2020 को लागू करने की दिशा में काफ़ी काम हो रहे हैं, उसमें एक तथ्य भारतीय भाषाओं के बारे में भी है। तो सर, क्या आपको लगता है कि भारतीय भाषाओं पर जो जोर दिया गया है एनईपी 2020 में, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी 7, 8, 9 को वाराणसी में शिक्षा सम्मेलन हुआ था। वो नई शिक्षा प्रणाली को क्रियान्वयन को लेकर के था और उस 3 दिनों के अधिवेशन में, उद्घाटन सत्र में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन कही कि भारत का ज्ञान भारत की भाषाओं में छिपा हुआ है और इसलिए कोई एक भाषा नहीं, सभी भाषाओं को महत्व देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी भाषाओं को समान रूप से महत्व देना, किसी में बड़े छोटे का भाव न रखना, बल्कि उसमें जो ज्ञान हमारा है, जो हमारा प्राचीनतम ज्ञान उसमें भरा पड़ा हुआ है, उसको समाज के लिए सामने लाना और उसका समाज हित में और राष्ट्र हित में उपयोग करना, ये समय की आवश्यकता है। यह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है और मैं तो इस विश्वविद्यालय में चाहता हूँ कि उसको ले कर के
एक भारतीय भाषायाम उत्सवम, सुब्रमण्यम भारती जो हमारे तमिल के कवि हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर 11 दिसंबर को एक यह उत्सव होगा, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के स्टॉल लगेंगे और सभी प्रांत, यह हम भाग्यशाली हैं इस विश्वविद्यालय में होने के नाते कि लगभग सभी प्रांतों के विद्यार्थी यहाँ पर हैं। सभी अपने अपने प्रांतों के कस्ट्यूम और लोक कलाओं के साथ अपने अपने कैंप में रहेंगे, भाषा भी अपनी सिखाएंगे। लड़कों में एक प्रतिस्पर्धा का भी भाव होगा। हम चाहेंगे कि हर लड़का कोई न कोई एक अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा 10 वाक्य बोल चाल का सीख करके आए। हम उसको सम्मानित करेंगे और इस प्रकार से भारतीय भाषाओं के महत्व को बढ़ाएंगे। और हमारा तो हिम्मत है कि 50% शब्दावली सभी भाषाओं में लगभग कॉमन है, तो अन्य भाषाओं में जो शब्द हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में भी समाहित किया जाए, एक इंटरेक्शन हो। यह देश की रचनात्मकता के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और हम तो साधुवाद देते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इस पर विशेष रूप से जोर दिया है वाराणसी अधिवेशन में। तो सर, उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब पूरा भारत शायद इस विश्वविद्यालय प्रांगण में सिमट जाए और हम सब उस दिन को उस रोमांच से देख पाएंगे। और हमें उम्मीद है सर कि आपके नेतृत्व में वह दिन हम ज़रूर देखेंगे। सर, अगला सवाल हमारा है कि आपने उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय में भी कुलपति पद पे रहे और अब आप बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर कार्यरत हैं। इसमें आपकी भूमिका किस प्रकार से बदलती है या फिर इसमें आप क्या अंतर पाते हैं? ऐसा है कि मैं तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में प्रोफेसर हेड रहा, एक वो भी विश्वविद्यालय देखा। उसके बाद राजस टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में भी वाइस चांसलर रहा। रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में भी वाइस चांसलर रहा और अब मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हर प्रकार के विश्वविद्यालय को देखने का अवसर मिला है। देखिए, राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक विजन का फर्क है। राज्य विश्वविद्यालय अपने राज्य तक सीमित रहते हैं, राज्य का हस्तक्षेप रहता है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना एक विशेष विजन के नाते हुआ है, एक मिशन है उसके पीछे। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालयों के लिए रोल मॉडल बन सकें, एक आदर्श कायम करें, ताकि अन्य विश्वविद्यालय भी उसी तरह से आगे बढ़ें। यह इसके एक पीछे सोच है और एक यह मौलिक अंतर है। और राज्य विश्वविद्यालयों में अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों की कमी होती है, वहाँ इंक्लूसिव नेचर बहुत नहीं होता, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष के ही लड़के रहते हैं। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ हिंद महासागर से लेकर के हिमालय तक और कच्छ से लेकर के पूरा अरुणाचल तक लगभग हर स्टेट के लड़के हैं। और जब मैं इस स्वरूप को देखता हूँ कि हर प्रांत के लड़के हैं, तो लगता है कि यह तो मिनी भारत है। तो हर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक लघु भारत दिखता है और यह एक विलक्षणता है। तो बहुत मौलिक अंतर है और यहाँ काम करने की बड़ी स्वतंत्रता है, बहुत स्वतंत्रता है। और संजोग से जो केंद्र की वर्तमान सरकार है, वह तो विश्वविद्यालयों के विकास के लिए जितनी चिंतित है, शायद भारत के इतिहास में कभी ऐसे नहीं रहा।
क्योंकि 2014 के बाद यदि देखें तो शैक्षिक जगत में बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय एक मॉडल के रूप में काम कर रहे हैं और इसीलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राज्य विश्वविद्यालयों से बहुत आगे है। लेकिन हम ना आगे चाहते हैं ना पीछे जाना चाहते हैं, हम तो साथ साथ रहना चाहते हैं। हमारी इच्छा और अपेक्षा है कि राज्य विश्वविद्यालयों को साथ में लेकर के चलें हम लोग। और जल्दी ही एक ऐसा प्रयोग करना चाह रहे हैं कि अभी अभी जो शैक्षिक समागम हुआ था वाराणसी में, जो 9 सत्र हुए थे और प्रधानमंत्री जी के सत्र को ले उद्घाटन सत्र एवं भारत के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के सत्र को लेकर के कुल 11 सत्र हुए थे। तो जो 9 थीमेटिक सत्र थे उन सत्रों को पुनः सत्रों के आधार पर एक कार्यशाला यहाँ चले और जिसमें बिहार विश्वविद्यालय, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी रहें और हम पूरे बिहार में एक शैक्षिक क्रांति लाएं और नई जो शिक्षा नीति है जिस अपेक्षा भाव से लाई गई है उन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरें और उतरेंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। जी सर, अगला सवाल भी मेरा दरअसल इसी इशू पे है कि बिहार जैसे प्रांत में जहाँ हम जानते हैं कि अधिकतर छात्र ग्रामीण अंचलों से आते हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए विश्वविद्यालय किस प्रकार से प्रयास करेगा। और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल यह है, जैसा कि आपने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते हमें राज्य विश्वविद्यालयों के लिए एक रोल मॉडल बनना है, तो उस दिशा में यह विश्वविद्यालय कैसे काम कर रहा है सर? देखिए, बिहार का अतीत बहुत ही भव्य रहा है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की यह स्थली रही है जो पूरी दुनिया में एक प्रतिमान है और संभवतः बिहार में जितना पोटेंशियल है उतना किसी राज्य में नहीं है। मानता हूँ भाषागत कठिनाइयों के कारण, कुछ आर्थिक कमजोरियों के कारण छात्रों को कठिनाई हो रही है, लेकिन यह दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे छात्र जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं या भाषागत कमजोरी के कारण कुछ पिछड़े हुए हैं, उनमें हम एक प्रेरणा लाएं और उसके लिए मेंटर मेंटी सिस्टम दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहले से लागू है। हम एक एक बच्चे की क्षमता, दक्षता और कुशलता पर ध्यान रखते हैं कि हर बच्चे में कुछ न कुछ क्षमता है, कुछ न कुछ गुणवत्ता है। उसकी गुणवत्ता को हम उभारेंगे और उसकी कमजोरियों को दूर करेंगे। तो हम लोगों ने इंडिविजुअल अप्रोच से लेकर के और छात्र की जो शैक्षिक, पारिवारिक जो भी समस्याएं और चुनौतियां हैं उनको दूर करने के लिए उनसे जुड़ करके हम उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयोग हमारे सफल भी हैं, क्योंकि अल्पकाल में इस विश्वविद्यालय ने जो यश हासिल किया है वह कम विश्वविद्यालयों को मिला है। संयोग से यह विश्वविद्यालय ऐसा है जिसकी स्थिति बुद्धिस्ट सर्किट में है। यह एक तीर्थस्थली है और बुद्ध के ज्ञान की स्थली रही है। मुझे लगता है कि उसको केंद्र में रख करके और बुद्धिज़्म के उपलब्धियों को लेकर के, उसके अतीत को लेकर के हम एक नई शुरुआत करेंगे और बिहार पिछड़ेपन का पर्याय नहीं रहेगा। यहाँ के लड़कों को हम पूरे मुख्य धारा से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जी सर, शैक्षिक जगत में एक और क्रांति बिहार में हुई जब सरकार ने CUET की घोषणा की। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय भी इस बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में शामिल है
इससे सर छात्रों को क्या लाभ मिलेगा, और इसके साथ साथ यह छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए एवं देश के लिए कैसे प्रासंगिक है और क्या इसका उपयोगी कैसे है सर? देखिए, पहले भी हम राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल होते थे और हम प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर एडमिशन लेते थे, लेकिन तब यानी इस सत्र के पूर्व तक 18 विश्वविद्यालय शामिल होते थे। अब पहली बार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय भी शामिल हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पहली बार एक ऐसी परीक्षा हो रही है, एक भारत एक परिवार एक देश का बोध हो रहा है। कम से कम एक बार परीक्षा दे करके हम चाहे तो केरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, चाहे हम CUSB में एडमिशन लें, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लें, एक बार पैसा। अभी तक होता क्या था, एक छात्र जितनी यूनिवर्सिटी है उतनी जगह फॉर्म भरता था, उतनी जगह पैसा जमा करता था। आप अनुमान लगा सकते थे उसका भार छात्रों पर भी पड़ता था, और छात्रों पर पड़ता था तो प्रकारांतर से अभिभावक उससे परेशान रहता था। तो यह एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक आर्थिक दबाव से एक मुक्ति मिली है, और एक परीक्षा में, एक प्रयास में पूरे विश्वविद्यालयों में वह अपने अवसर आजमा सकता है। तो यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। अरे जब एक देश एक टैक्स है, एक देश एक ध्वज है, और एक देश एक टैरिफ रेट है, तो एक देश एक परीक्षा क्यों नहीं? अभी तो अब लग रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है वह असली इस परीक्षा के माध्यम से कार्य रूप ले रही है। और यही नहीं, नई शिक्षा नीति में यह अभिलक्षित भी है कि कॉमन टेस्ट किया जाएगा। तो केरल से लेकर के कश्मीर तक सभी प्रांतों के विद्यार्थी एक समान स्तर पर परीक्षा दे रहे हैं। हर विद्यार्थी अपने को यह माप सकता है कि हमारी स्थिति कहाँ है। यह बहुत बड़ा अवसर है, और मुझे लगता है कि इतनी शायद भारी संख्या में कभी परीक्षार्थी नहीं रहे होंगे। यह बहुत बड़ी चीज़ है, यह छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, और हम सभी के लिए, शिक्षकों के लिए भी। इतनी रिगरस प्रैक्टिस, हर विश्वविद्यालय अपना अपना टेस्ट कर रहा है, तो उसमें शिक्षक भी लगे हुए हैं, कर्मचारी भी लगे हुए हैं, अधिकारी भी लगे हुए हैं। ये सारी प्रैक्टिस, कितनी समय की बचत हो रही है, और उस समय का उपयोग हम शैक्षिक रचना में लगाएं, शिक्षा के सृजन में लगाएं, शिक्षा के विकास में लगाएं, अपने शैक्षिक क्रियाकलापों के अभिवर्धन में लगाएं। इससे तो काफ़ी समय मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक देश एक परीक्षा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश एक तिरंगा के नारा को साकार कर दिया है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो हम कक्षाओं में पढ़ा करके नहीं हासिल कर सकते हैं, जो हम केवल प्रशिक्षण से नहीं हासिल कर सकते हैं, वह इस परीक्षा के माध्यम से हासिल कर रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी देन है, और केंद्र सरकार को इसके लिए साधुवाद देना चाहिए। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार जिस प्रकार से इस सरकार ने इस देश का GST लाकर आर्थिक एकीकरण किया, उसी तरीके से CUET लाकर शैक्षिक एकीकरण कर दिया। तो सर, इससे आगे एक सवाल हमारा इस पर है, जिस पर इस सरकार का भी जोर है और आप भी हमेशा अपने उद्बोधनों में कहते रहते हैं, वह है समावेशीकरण का। आपके जितने उद्बोधन सुने इस विश्वविद्यालय में, आप हमेशा उस पर जोर देते हैं। सर, विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में और ख़ास करके यहाँ के समुदायों को देखते हुए आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? समावेशीकरण से क्या? देखिए, हर वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, और शिक्षा राज्य का एक दायित्व है। और हम जैसे लोगों का ये दायित्व बनता है कि जाति से, भाषा से, क्षेत्र से, संप्रदाय से ऊपर उठ करके समाज हित में और राष्ट्र हित में सबको एक समान अवसर हम प्रदान करें। क्योंकि जब तक
हर गांव तक, हर झोपड़ी तक पलने वाले विद्यार्थी को अवसर नहीं मिलेगा, उसको उच्च शिक्षा तक पहुंचने का अवसर नहीं मिलेगा, तो हमारा आज़ादी का जो सपना है वो अधूरा रहेगा। और मैं हर वर्ष कहता हूँ कि चाहे हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ से एक भाव रहना चाहिए, हमेशा मन में रहना चाहिए कि ऐसे लोग जो डिप्राइव्ड वर्ग के हैं, जो वंचित हैं प्रकारांतर से किन्हीं कारणों से, उनके भी अपने सपने हैं, उनको भी लाएं। और मैं बार बार इस गीत को कहता हूँ कि जो हैं उजड़े भूले बिसरे वे सब तेरे अपने हैं, इनके भी आँखों में कोई तेरे जैसे सपने हैं। भाई उनको भी मुख्य धारा में लाएं, उनको भी अवसर मिले, वो भी वंचित ना रहें। तो भी सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना, इस भाव को लेकर के जब तक विश्वविद्यालय नहीं चलेंगे, जब तक सरकारें नहीं चलेंगी, जब तक हमारा शैक्षिक समाज नहीं चलेगा, तो आज़ादी का सपना अधूरा रहेगा। आइए हमने तो संकल्प लिया है कि हम इस शिक्षा के समावेशीकरण पर विशेष जोर देंगे और ताकि कोई भी वर्ग इससे वंचित न रहे। जी सर। अब सर हमारा अंतिम सवाल आपसे यह है कि एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के बाद आज आप कुलपति पद पर आसीन हैं। आप छात्रों को तथा शिक्षकों को, दोनों को एक सफल बनने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी मूल बातें जिस पर चलकर एक शिक्षक एक अच्छा शिक्षक बन सके और एक छात्र एक अच्छा छात्र बन सके? देखिए, मुझे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है और मैं अपने जीवन से दहला कर देखता हूँ तो मैं अपने ऊपर ही पाता हूँ कि सटीक बैठती है। मोदी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि जीवन में कभी भी कुछ सोच करके कुछ बनने की अपेक्षा से कुछ काम ना करें कि हमको ये बनना है। हमको कुछ बनना है इसलिए हमको पढ़ना है, यह सोच करके ना काम करें। हमको कुछ करना है, हमको कुछ करना है तो आप करते करते कुछ बन जाएंगे। मैंने आपको बताया शुरुआत दौर में, मैंने भी बहुत कभी जीवन में पहले नहीं सोचा कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना। हाँ, पढ़ते क्या चलता गया करता। हाँ, मन में एक छटपटाहट थी कि कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो सबसे विलक्षण हो, सबसे अलग हो, करना चाहिए। तो मैं अपनी ओर से माननीय मोदी जी के जो शब्द हैं, जो वाक्य है, वही गुरु मंत्र के रूप में देना चाहूँगा अपने विद्यार्थियों के लिए कि जीवन में कभी भी कुछ बनने के उद्देश्य से काम मत पढ़ाई करो, कुछ करने की बात सोचो। जितना भगवान ने आपको क्षमता दिया है, जो भी दक्षता दिया है, भगवान ने जिस परिवार में जैसी भी स्थिति में जन्म दिया है, जितनी भी क्षमता और दक्षता और कुशलता दिया है, उसका हम भरपूर उपयोग करके एक आदर्श नागरिक की हैसियत से समाज में अपनी भूमिका निभाएं। इस भाव को लेकर के काम करें तो मुझे लगता है कि इसी से सिद्धि होगी, इसी संकल्प से सिद्धि होगी, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। सर, आपने जिस बेबाकी से सारे सवालों के उत्तर दिए और कई विषयों पर आपने अपने विचार दिए, उससे निश्चय ही हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे और आपके द्वारा बताए गए राह पर चलकर एक सफल इंसान के तौर पर वो समाज में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुजीत जी, आपने जिस प्रकार के सटीक सवाल पूछे, समसामयिक सवाल पूछे, इसके लिए आपको भी साधुवाद।